नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। दोस्तों, आज जो टेस्ट श्रृंखला आपके सामने है वो रिलेटेड है इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र से। टोटल 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपके नियर बाई जो भी यूपी पुलिस यूपीएसआई के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। जितने भी टाइप के वनडे एग्ज़ाम्स आप देते हैं उन सारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप रोज़ की तरह पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। आपको बताना है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीआई। भारत में जो मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, लीड बैंक का कार्य किया जाता है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, किसी भी बैंक के द्वारा, इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा। आपको बताना है कि भारत में लीड बैंक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा लीड बैंक का कार्य किया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं लीड बैंक की, तो लीड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1969 में। ये बात ध्यान रखिएगा। लीड बैंक होता क्या है? तो लीड बैंक के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में या जिले में एक ऐसा बैंक चुना जाता है जिसके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में वित्त को बढ़ावा, ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ाने के लिए उस बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है। लीड बैंक योजना सरकार द्वारा दिसंबर 1969 में चलाई गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। आपको बताना है कि बैंक रेट यानी बी आर जो है वो आपका क्या होता है। बी आर यानी बैंक रेट। तो बैंक रेट चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताइए मुझे। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है बैंक रेट पर। ठीक है, बैंक पब्लिक को उधार देगा तो इंटरेस्ट रेट उसका बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई पब्लिक को उधार देती ही नहीं है, आरबीआई डायरेक्ट रिलेट करती है बैंकों से। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है, इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। इससे बैंक रेट से संबंधित कोई भी बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, वो देती है किस पे? बी आर पे। एक और रेट है जिस पे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, उसे बोलते हैं आर यानी रेपो रेट। रेपो रेट वह दर है जो बैंक रेट से थोड़ा कम होती है, लेकिन जब बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए तत्काल पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से बैंक रेट पे उधार लेते हैं, ना कि रेपो रेट पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और जब वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं उस बात को क्या बोलते हैं? ट्रिपल आर यानी रिवर्स रेपो रेट। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4।
निम्न पर विचार कीजिए: ग्रामीण बैंक, लीड बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का क्रम है 4312, 4213, 2341, 2143। आपको इन बैंकों के स्थापित होने का क्रम बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लीड बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब है। नोट कर लीजिए 4213, 4213। ऑप्शन नंबर बी सही क्यों होगा? क्योंकि जो भारतीय स्टेट बैंक है वो आपकी स्थापित हुई थी 1955 में। वहीं जो लीड बैंक योजना है मैंने अभी आपको बताया 1969 में। जो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो आई 1975 में। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, कार्य जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास। आरआरबीज की बात करें यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। आरआरबीज जो में पैसा लगा होता है वो सरकार का, केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और जो बैंक्स होती हैं उनका 35% लगा होता है। एक बात और विचार करने वाली है कि जो सिक्किम और गोवा हैं उसमें कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ये बात आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं: मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना। यानी ब्याज दर को कम करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। उसके लिए आपको मांग पर नियंत्रण करना होगा, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना होगा, वस्तुओं की राशनिंग करनी होगी। यानी आप गुणात्मक उपाय और चयनात्मक उपाय अपना करके मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। बाजार में बराबर मात्रा में तरलता बना करके आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्याज दर कम करने से क्या होगा कि लोग लोन ज़्यादा ले लेंगे और मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो मुद्रा की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से जो ब्याज दर कम करना है वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की सही विधि नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है आनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताइए कि इसमें से क्या सही होगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, यानी किस आधार पर भारत में करेंसी प्रिंटिंग की जाती है, यही बात आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर टोटल 200 करोड़ का एक कोष रखना होता है भारत सरकार, यानी आरबीआई को, भारत सरकार की तरफ से आरबीआई को, जिसमें वो 115 करोड़ का गोल्ड यानी सोना और साथ ही साथ जो 85 करोड़ है उसकी क्या रखती है, विदेशी मुद्रा भंडार 85 करोड़ का और 115 करोड़ का गोल्ड। ये कम से कम मिनिमम रिजर्व सरकार के पास, सरकार की तरफ से आरबीआई के पास होना चाहिए। इसी के आधार पे जो आरबीआई है वो
करेंसी की प्रिंटिंग करती है, तो इसे ही बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। और भारत सरकार 1957 से इसी आधार पर करेंसी प्रिंटिंग को कर रही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कोष प्रणाली इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। निक्की क्या है? जापान का विदेशी विनिमय बाजार, देश के योजना आयोग का जापानी नाम, जापान के केंद्रीय बैंक का नाम, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य का सूचकांक। आपको बताना है कि निक्की क्या है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। 7वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी यानी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा टोक्यो का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक्की। जैसे भारत में आपको देखने को मिलता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है, मुंबई में हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, ठीक है, सेंसेक्स वाला जो देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से जापान में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। उसका जो नाम है वो नाम है निक्की। इसी तरीके से हमको लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य का सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार, वस्तु निर्माण। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं ये बात आपको बतानी है। बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा शेयर बाजार। शेयर बाजार में बुल और बियर तथा स्टैग नाम के शब्द यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बुल और बियर को हिंदी में तेजड़िया और मंदड़िया भी कहते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसी को तेजड़िया और मंदड़िया भी कहते हैं। शेयर बाजार से जुड़े हैं ये लोग और शेयरों की खरीद बिक्री के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो तेजड़िया होता है वो ये देख करके कि शेयर के भाव आगे बढ़ेंगे वो शेयर खरीदता है, और मंदड़िया वो है जो मंदी की आशंका के से शेयर को बेच देता है, वो जो है आपका मंदड़िया होता है। और साथ ही साथ जो अपने लाभ के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, बहुत अल्पकालिक समय के लिए शेयरों की खरीद बिक्री करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैग। ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, निर्यात व्यापार के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो आपको उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर तो पता ही चल गया होगा। अभी मैंने आपसे नाबार्ड की चर्चा की थी, तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो मैंने आपको बताया नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ये पुनर्वित्त प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? तेजड़िया, मंदड़िया, दलाल, स्टैग। तो उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर तो अब तक आप लोगों को मिल ही गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा फटाफट कमेंट कर दीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी दलाल। दलाल जैसा कोई शब्द शेयर बाजार में सटोरिये के तौर पर नहीं पाया जाता, जबकि आपका तेजड़िया, मंदड़िया और स्टैग पाए जाते हैं। यानी बुल, बियर और स्टैग आपके शेयर बाजार से रिलेटेड टर्म्स हैं, जबकि दलाल जो है कोई ऑफिशियल टर्म यूज़ नहीं होता है शेयर बाजार में। तो ध्यान रखिएगा
ऑप्शन नंबर सी राइट है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्रिसिल, केयर, इनक्रा, उपर्युक्त, सभी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो होती है जब हम लोन वगैरह लेने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोन लेते समय हमारी क्रेडिट रेटिंग चेक की जाती है। तो कौन सी एजेंसियां हैं भारत में जो क्रेडिट रेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिसिल, केयर, इनक्रा, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा जवाब सही है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी क्रिसिल, केयर और इनक्रा। भारत में ये सभी क्रेडिट एजेंसियां कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 12, मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो इस प्रश्न का ये तो रिपीटेड प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 1 या 2 इसी प्रकार से था। तो इस प्रश्न का तो जवाब सभी को पता ही होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा बिल्कुल। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे कौन? सीडी देशमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। प्रश्न का सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1955 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया में भी काम करती थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया कब? जुलाई 1955 में, जिसे आप इस भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस भी मान सकते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, पूंजी बाजार से आशय है? शेयर बाजार, मुद्रा बाजार, साहूकार, उपर्युक्त सभी। पूंजी बाजार से आशय है, आपको बताना है कि आप पूंजी बाजार से क्या समझते हैं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार। शेयर बाजार पूंजी बाजार का बाजार है, और जबकि मुद्रा बाजार में हम लोग क्या देखते हैं? बैंक, साहूकार, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, मुद्रा का सामान्य अर्थ है? करेंसी, करेंसी तथा मांग जमा राशियां, करेंसी तथा बैंकों की संपूर्ण जमा राशियां, संपूर्ण चल निधि। मुद्रा का सामान्य अर्थ है, आपको बताना है करेंसी, करेंसी तथा मांग जमा राशियां, करेंसी तथा बैंकों की संपूर्ण जमा राशियां, संपूर्ण चल निधि। आपको बताना है कि मुद्रा का सामान्य अर्थ है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी करेंसी तथा मांग जमा राशियां, यानी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू टोटल मनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू टोटल मनी। ध्यान रखिएगा, मुद्रा का सामान्य अर्थ यही होता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का तो जवाब आप सभी को पता ही हो गया होगा, कितनी बार से रिपीट कर रहा हूं मैं। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1934, 1 जून 1946, 15 अगस्त 1950। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1 अप्रैल 1935। प्रश्न का सही जवाब है 1 अप्रैल 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17,
वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, एन.के. सिंह, इनमें से कोई नहीं। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, एन.के. सिंह, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, ये बात आपको बतानी है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शक्तिकांत दास। जो पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सर सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर निम्न में से किसका गठन किया गया था? उर्जित पटेल समिति के आधार पर निम्न में से किसका गठन किया गया था? एमपीसी, सीएसीपी, सीसीईपी, नीति आयोग। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका, जल्दी से बताइए आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्जित पटेल समिति 2013 में गठित की गई थी, 2013 में बनी थी उर्जित पटेल समिति। तो इसके आधार पे एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था, जो कि देश में मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। वहीं सीएसीपी यानी कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग सीएसीपी, एमएसपी का नाम सुना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी क्या है सिफारिश करता है, उसकी घोषणा करता है। ये बताता है कि इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रहना चाहिए। और जो सी ऑप्शन है आपका सीसीईपी यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी को घोषित करती है। ये निर्धारण करती है सीएसीपी और सीसीईपी घोषणा करती है, एमएसपी लागू करती है सीसीईपी। दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, भारी उद्योगों के विकास से, बीमा क्षेत्र सुधार से, उपर्युक्त सभी। नरसिम्हन समिति का संबंध है, आपको बताना है, बैंक क्षेत्र सुधार से, भारी उद्योग विकास से, बीमा क्षेत्र सुधार से, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा वो जल्दी से बताइए। बैंक क्षेत्र सुधार, भारी उद्योग, बीमा क्षेत्र, उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही जवाब होगा बैंक क्षेत्र सुधार से, ऑप्शन नंबर ए। नरसिम्हन समिति रिलेटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, पूंजी बाजार में लेन देन होता है दीर्घकालिक प्रत्यक्ष, अल्पकालिक अप्रत्यक्ष, दीर्घकालिक अप्रत्यक्ष, अल्पकालिक प्रत्यक्ष। जो पूंजी बाजार है यानी जो शेयर मार्केट वाला बाजार है उसमें लेन देन कैसा होता है? दीर्घकालिक प्रत्यक्ष, अल्पकालिक अप्रत्यक्ष, दीर्घकालिक अप्रत्यक्ष या अल्पकालिक प्रत्यक्ष। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा यानी दीर्घकालिक अप्रत्यक्ष। तो ये 20 प्रश्न थे जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे और आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे। आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे ऑनलाइन तैयारी ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर हाय ज्वाइन करके एक मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको अपने ऑनलाइन तैयारी ग्रुप से जोड़ लूँगा ताकि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ या डिफरेंट चैनल्स पर मेरे वीडियोस आते हैं वो वीडियोस आपको डायरेक्टली उस ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई कमेंट है या सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड अपॉन।